बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed chapter number 12, Geometrical Optics. Now, today is the last lecture of this chapter in which we are going to solve the exercise, MCQs, review questions, conceptual questions, and at last we will solve numerical problems of this chapter. First, we will solve MCQs of this chapter, page number 64. Number 1. Which of the following quantity is not changed during refraction of light? वो कह रहा है कि कौन सी इनमें से फॉलोइंग क्वांटिटी है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चेंज नहीं होती? ऑप्शन ए, इट्स डायरेक्शन। अब हमें पता है जैसे ही हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। ये लाइट रे आई, इंसिडेंट की इस इंटरफेस पे, इंटरफेस इज द बाउंड्री ऑफ द एयर एंड ग्लास या द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स। सो ये आपके पास लाइट ऑफ रे आई, ये कुछ एंगल पर नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। सो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकती क्योंकि हमें पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है इट्स डायरेक्शन चेंजेस। सो ए ऑप्शन नहीं हो सकती। बी, इट्स स्पीड। अब डायरेक्शन क्यों चेंज होती है? डायरेक्शन आपको पता है ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। एंड व्हाई द स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स? बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज डिफरेंट इन केस ऑफ एयर एंड डिफरेंट इन केस ऑफ ग्लास। दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। ड्यू टू द चेंज इन स्पीड द डायरेक्शन ऑफ इट्स ट्रेवल चेंजेस। सो स्पीड भी नहीं हो सकता। सी, इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और डी है इट्स वेवलेंथ। इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों है? जितनी अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं कि कितनी अमाउंट में वेव्स 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो जितनी लाइट यहां आ रही थी, मतलब एयर में जितनी लाइट ट्रेवल कर रही थी उतनी ही लाइट ग्लास के अंदर भी ट्रेवल करेगी। ये नहीं होगा कुछ लाइट यहां होगी और कुछ लाइट लॉस्ट हो जाएगी अंदर। जो लाइट है उसकी, लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो अमाउंट है वो रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती। डी ऑप्शन थी वेवलेंथ। वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 9 में रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स में पढ़ा था कि वेवलेंथ डीप वाटर में और होती है, शैलो वाटर में और होती है। डेप्थ के साथ वेवलेंथ चेंज करती है। जो चीज नहीं चेंज होती रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वो है फ्रीक्वेंसी। कि अमाउंट ऑफ लाइट जितनी फर्स्ट मीडियम में होती है उतनी ही सेकंड मीडियम में होती है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स अ रियल इमेज ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मैंने आपको बताया था ये जो मिरर फॉर्मूलाज या लेंस फॉर्मूलाज के न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें आपने बहुत ध्यान से उनकी स्टेटमेंट पढ़नी है, ठीक है। आंखें खोलकर आपने उनकी स्टेटमेंट देखनी है। सबसे पहले देखना है कौन सा मिरर और कौन सा लेंस प्रेजेंट है। यहां लिखा हुआ है अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। वो क्या करता है? लाइट रेस को एक पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। सो कन्वर्जिंग मिरर है विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्रिएट्स अ रियल इमेज। अब क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है वो हमेशा रियल इमेज बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, लेकिन वो एक खास केस है जब बनाएगा। सो रियल इमेज बनाता है जिसका साइज है, जिसको हम क्यू से शो करते हैं, स्मॉल लेटर क्यू से। हमने मेरे फॉर्मूला में देखा था 30 सेंटीमीटर। वो हमसे कह रहा है फ्रॉम द मिरर, मिरर से जो इमेज बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने शो किया था पी से। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ क्या होगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, इन केस ऑफ, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ये था आपके पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर
एक चीज थी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक चीज थी फोकल लेंथ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था कि जो आपके पास जो मिरर है वो एक स्फीयर का पार्ट है, जो कि स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, उसका जो रेडियस है उस स्फीयर का, उसको हम क्या कह रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कह रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें था F इज इक्वल टू R/2। मैंने आपको बताया भी था कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा दें तो फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है। बेसिकली जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप आ जाएं पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 फोकल लेंथ की जहां पर हेडिंग है उसके थर्ड लाइन के लास्ट में F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, सो हमने यहां रेडियस दिया हुआ है, फोकल लेंथ नहीं दी हुई। इनडायरेक्टली उसने फोकल लेंथ दे दिया है कि आपने क्या करना है, आपको उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, आपने सिंपल उसे 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फोकल लेंथ 20 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब आपको पता है क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है, रियल इमेज बना रहा है, तो कोई चीज नेगेटिव में नहीं आएगी। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, रियल इमेज बन रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव और आपके पास इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव। आपने निकालना है p, तो q को हम इधर ले आते हैं, 1/f इज माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लें। 1/p इसको सॉल्व करें, आपके पास फोकल लेंथ कितनी है 10, 1/10 माइनस और q कितना है 30। इसको आप जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो ये 30 आ जाएगा, ये 3 माइनस 1 2, सो यहां पर आगे मैं कर देता हूं 1/p क्या आ जाएगा 2/30। मैंने आपको बताया था कि आपने आंसर किसका निकालना है, आपने आंसर 1/p का नहीं निकालना, आपने आंसर निकालना है p का। सो 2 को 30 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 15। 1/p इज इक्वल टू 1/15। या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, बहुत आसान है, 15 को उधर ले जाएं और p को उधर ले जाएं तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। आपकी बुक में ये गलती है, आपकी बुक में -15 ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिस्टेक है, ये नेगेटिव आंसर नहीं होगा क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है, वो P उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर तो यहाँ डाइवर्जिंग मिरर होता फिर P नेगेटिव हो सकता था, लेकिन अब यहां पर -15 नहीं होगा, इसको करेक्शन कर लें, काट लें -15 को, उसको +15 कर लें। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके पास एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बढ़ा हुआ है, किसके, कॉनकेव मिरर के। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड एट द ऑप्शन ए आउट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, के सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, ऑप्शन बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, एंड ऑप्शन डी एट द फोकल पॉइंट। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की, उसने कॉनकेव मिरर यहां दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की नेचर सेम होती है। ठीक है, तो अगर तो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। ठीक है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, the image is behind 5.8 centimeter behind the mirror, what is the focal length of the mirror। अब वो उसने क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि लाइट रेस को रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर देता है। हमें लगता है कि लाइट रेस पीछे जाकर मिल रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, हमारी सिर्फ इमेजिनेशन होती है। सो उसने P कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बन रहा है, जो स्टेटमेंट है उसे गौर से पढ़ना है। इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, ये हम पढ़ के आए। अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बने तो क्यू क्या होता है, नेगेटिव। मैं आपको दिखा भी देता हूं, टेबल भी बनाकर मैंने आपको दिखाया था, आपकी रिवीजन के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं। आप आ जाएं पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 में साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस में आप अगर इमेज डिस्टेंस पर जाएं, ठीक है,
तो इमेज डिस्टेंस क्यू पॉजिटिव रियल इमेज के केस में और नेगेटिव वर्चुअल इमेज के केस में। और वर्चुअल इमेज आपको पता है कहां बनता है, मिरर के पीछे बनता है, जिसको हम वो एक्सटेंड करके हम बनाते थे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में। तो क्यू उसने कहा है 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। सो आपको उसने -5.8 नहीं कहा हुआ, उसने सिर्फ लिख दिया बिहाइंड द मिरर, जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि क्यू कितना होगा, -5.8 सेंटीमीटर। उसने हमसे बताया कि फोकल लेंथ बताओ, वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p। अब +1/q होता है, लेकिन जब इसके साथ माइनस हो जाएगा तो यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करें। 1/p क्या है, 1/14 माइनस 1/5.8। इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/14 माइनस 1/5.8। ठीक है, अब ये मेरे पास आंसर है -0.10, लेकिन ये मेरे पास 1/f का आंसर आया है, f का आंसर नहीं आया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर में इनवर्स का आपके पास साइन होता है, शिफ्ट दबाएं, ठीक है, अपने कैलकुलेटर पे, और एक आपका कैलकुलेटर पे इस तरह से बटन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा x-1। पहले शिफ्ट दबाएं और प्लस इसको कर उस बटन को दबा दें। ठीक है, सो मैं शिफ्ट दबाया प्लस वो वाला बटन, आपके पास तो आंसर आपके पास आ गया। इसको दोबारा कर लेते हैं, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 1/14 माइनस 1/5.8। ठीक है, अच्छा इसमें ये है थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें आपने शिफ्ट नहीं दबाना, डायरेक्ट आपने उस बटन को दबाया, शिफ्ट से वो मैथ आपके पास एरर दे रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने वो इनवर्स का बटन दबा देना है। सो 1/14 माइनस 1/5.8। ठीक है, जैसे ही आप वो इनवर्स का बटन दबाएंगे और इक्वल टू को प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आ गया माइनस। शिफ्ट वो मिस्टेक है, वो शिफ्ट से फैक्टोरियल में चला जाता है, शिफ्ट नहीं दबाना, सिंपल आपने ये वाला बटन कैलकुलेटर पे दबाना है। तो आंसर आ रहा है -9.9। क्यों फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए फोकल लेंथ भी पीछे जाकर डिस्टेंस आती है, नेगेटिव में आती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी -9.9। Next, the index of refraction depends on A, the focal length, B, the speed of light, C, the image distance, D, the object distance. आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, पेज नंबर अगर आप आए, पेज नंबर है आपके पास 43 के लास्ट पर n is equal to c over v, speed of light in air over speed of light in a medium. So index of reaction speed of light पर index of refraction speed of light पे depend कर रहा है. So right option is option B. Number 6, which type of image is formed by a convex lens on a screen? Convex lens कह दिया उसने, ठीक है, convex lens ऑप्शन ए रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन बी इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, ऑप्शन सी अपराइट एंड रियल, ऑप्शन डी अपराइट एंड वर्चुअल. आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, सिर्फ एक केस है जिसमें वो वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज आपके पास बनाता है, ठीक है, वो हमने केस डिस्कस किया है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान आ जाए. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इन्वर्टेड एंड रियल. Next, number 7, which type of image is produced by the converging lens of a human eye if it views a distant object? ठीक है, अगर तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आपको पता है आई भी कैमरा की तरह वर्क करती है, आई में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, इसलिए दो तरह के इमेजेस तो बनेंगे, एक जो लास्ट एमसीक्यूज में देखा है रियल एंड इन्वर्टेड. अब उसने ऑप्शंस में कहा है रियल, इरेक्ट, सेम साइज, ये तो नहीं हो सकता, सीधा इमेज नहीं बनता आई पर, वो ब्रेन उसे सीधा करता है. बी रियल इन्वर्टेड डायमिनिश्ड, ठीक है, सी वर्चुअल इरेक्ट डायमिनिश्ड, डी वर्चुअल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड. वर्चुअल इन्वर्टेड तो वैसे भी नहीं बनता, वर्चुअल नहीं बनता, ठीक है, डी ऑप्शन भी नहीं हो सकती, सी भी नहीं हो सकती, उसमें भी वर्चुअल है. ए में सेम साइज का इमेज नहीं बनता, ठीक है, और इरेक्ट सीधा नहीं होता, तो रेयर कौन सी जाती है, ऑप्शन बी रियल इन्वर्टेड डायमिनिश्ड, मतलब छोटा आपके पास इमेज बनता है. नेक्स्ट, अगर तो आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जाहिर बात है उसका इमेज छोटा ही बनेगा. नेक्स्ट, number 8, image formed by camera is
ए है रियल इन्वर्टेड डायमिनिश्ड, बी वर्चुअल अपराइट, वर्चुअल तो वैसे भी नहीं हो सकता, सी वर्चुअल अपराइट मैग्नीफाइड, ये भी नहीं हो सकता, डी रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, ये भी आपके पास नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैग्नीफायर हमें खुद से उसको लेंस को एडजस्ट करना पड़ता है, कैमरा खुद से नहीं बनाता। सो ऑप्शन रहेगी ऑप्शन ए, रियल इन्वर्टेड एंड डायमिनिश्ड। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 9, इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास is incident on air surface at an angle greater than the critical angle, the ray will। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस becomes larger than critical angle, no refraction occurs, कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती मीडियम डेंसर से रेयर मीडियम में, बल्कि डेंसर मीडियम के अंदर ही क्या करनी शुरू हो जाती है, रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाती है। तो यही कह रहा है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, इज इंसिडेंट ऑन एयर सरफेस, मतलब एयर पर जा रही है, एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल उस एंगल पे जा रही है जब जिसपे क्रिटिकल एंगल बड़ा है। ठीक है, उस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो द रे विल, ऑप्शन ए, रिफ्रैक्ट ओनली, रिफ्रैक्ट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि बाहर भी जाएगी अब रे। उसके बाद बी रिफ्लेक्ट ओनली, सी पार्शियली रिफ्लेक्ट एंड पार्शियली रिफ्लेक्ट, और डी डायफ्रैक्ट ओनली। तो आपको पता है रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है रे, जो हमने ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ा है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। लास्ट नंबर 10, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्रीज। दिस मीन्स दैट ऑल द लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल विल बी। आपको पता है ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है, वाटर इनटू एयर, ठीक है, वाटर इसका क्रिटिकल एंगल यहां पर अगर दिया हुआ वैसे इससे कम नहीं होता है जो एंगल उसने बताया है 48.8 डिग्रीज। तो 48.8 डिग्रीज पर आपके पास एंगल पर वाटर से एयर में जा रही है लाइट, ठीक है, लेकिन वाटर का क्रिटिकल एंगल ही 48 से कम होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल, कि तमाम लाइट रेज जो कि इस 48.8 डिग्रीज के एंगल से बड़ी होंगी, बेसिकली उसने यहां 48.8 डिग्री क्रिटिकल एंगल ही दे दिया। 48.8 डिग्री क्या है, क्रिटिकल एंगल। इसको दूसरे मार्कर से हम लिख लेते हैं, 48.8 डिग्रीज आपके पास है क्रिटिकल एंगल। अब वो कह रहे हैं तमाम लाइट रेज जो वाटर से एयर में जा रही हैं एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 48.8 डिग्री, तब लाइट रेज होंगी उनके साथ क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल हैपन। सो हमें पता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट में क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टोटली रिफ्लेक्टेड, ना एब्जॉर्ब, ना पार्शियली रिफ्लेक्टेड, पार्शियली ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड मतलब बाहर निकल जाना, या डी टोटली ट्रांसमिटेड। राइट ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन बी, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएंगी लाइट। ठीक है, सो यहां पर आपके एमसीक्यूज खत्म हो गए। अब मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, ठीक है, इस चैप्टर के। आपके पास जब आप देख रहे होंगे लेक्चर तब आपके पास के नोट्स पहुंच गए होंगे थ्रू व्हाट्सएप। ये नोट्स थोड़े से डिफरेंट हैं पिछले 2 चैप्टर से, क्योंकि वो स्टार्ट था वीडियो लेक्चर्स, नया एक तरीका था लेक्चर्स देने का, सो इसलिए सब चीजें नोट्स में मौजूद होती थी। लेकिन अब पहले 2 चैप्टर में आपकी वो एक पेस बन चुकी है, आपको आदत पड़ चुकी है। अब मैंने ये जो नोट्स आपको भेजे हैं इसमें सिर्फ रिव्यू क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के नोट्स बनाकर भेजे। मैंने चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं भेजे इसमें, और ना चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज भेजे। वो अब आपको पहले 2 चैप्टर में बहुत ज्यादा निकाल कर आपको दे दिए, अब आपने खुद निकालनी। और हर लेक्चर्स में जब मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें मैं आपको बताता गया हूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से और एमसीक्यू चैप्टर के अंदर से आपने खुद निकाली। अब अगर आप आए रिव्यू क्वेश्चंस पर, तो रिव्यू क्वेश्चंस भी मैंने सारे इसमें नहीं दिए, जो जरा डिफरेंट है, जिनका आंसर बुक में नहीं है वो मैंने दिया। ठीक है, जो जिनका आंसर बुक में है वो मैंने नहीं दिया। अब आए आप रिव्यू क्वेश्चन 12.1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्रॉ अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब प्लेन मिरर। ये बेसिकली 12.1 है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आपने रिफ्लेक्शन का बताना है सारा। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने भी एक रिफ्लेक्शन का बनाया हुआ है। आप आए पेज नंबर 3 पर।
पेज नंबर 3 पर लॉन्ग क्वेश्चन में है डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। सबसे पहले देख सकते हैं आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेडिंग में डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन में वो प्लेन मिरर की डायग्राम, वो इसने जो कहा है प्लेन सरफेस, ये डायग्राम लाजमी बनानी है और ये स्केल से अच्छी तरह डी से नीट एंड क्लीन बनानी है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टाइप्स उनकी बताएंगे और उनकी डायग्राम बनाएंगे। सो ये इसका पहले क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। नंबर 1 नॉर्मल, आपको पता है नॉर्मल क्या, 90 डिग्री की या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने डेफिनेशन बताई हुई है, यहां भी लिखी हुई है, आप देखना चाहे पेज नंबर 3 पर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास इसमें लिखी हुई है द एंगल, ये जो एक्सप्लेनेशन का सेकंड पैराग्राफ है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे AO एंड नॉर्मल N दैट इज AON इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय I। आप सिंपल डेफिनेशन में ये लिख दें द एंगल मेड, मैंने आपको लिखवाई भी है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, the angle made by the incident ray with the normal is called the angle of incidence. इसी तरह angle of reflection, the angle made by the reflected ray, the angle made by the reflected ray with the normal is called the angle of reflection। ठीक है, उसको डायग्राम बनाकर मेंशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 12.3 स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी वेरीफाइड ग्राफिकली। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वही नोट्स के पेज नंबर 3 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों दिए में ये लिख दें और साथ में ये डायग्राम बना दें जो ऊपर बनी हुई है। ठीक है, फिगर 12.1 आपकी बुक में वो बना दें, उससे वो लॉज इजीली ग्राफिकली का मतलब कि ड्राइंग से आप उसको वेरीफाई करें, तो आपकी डायग्राम बीच में बना दे और ये दो लॉज जो लिखे हुए ये लिख दें। Next 12.4 define reflection of light, describe the passage of light through parallel sided transparent material। parallel sided transparent material वही जो मैंने ग्लास स्लैब की एग्जांपल दी थी और मैंने बताया था कि जब इंशाल्लाह आप स्कूल आ जाएंगे तब आप वो प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे, थोड़ी सी उसका मैंने आपको ओवरव्यू यहां पर दिया भी था। ठीक है, सो अगर आप नोट्स के पेज नंबर 4 पर आए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है जो उसने यहाँ पूछा हुआ है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। सो ये सारा जो मैंने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में ये इसमें आ जाएगा। बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन में वो डायग्राम और वो सारे अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इमर्जेंट रे और वो सारा, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सारा इसमें आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 12.5 डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। जिससे रिफ्लेक्शन में पूछी थी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम डेफिनेशन हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस की तो वही होगी कि द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में थी। नेक्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में बस ये चेंज आएगा कि वहां था द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एल से, यहां पर क्या होगा द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रे आपके पास रिफ्रैक्ट हुई है विद द नॉर्मल, जो नॉर्मल के साथ बनाएगी वो क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसे आप ये जो डायग्राम पेज नंबर 4 नोट्स में बनाई हुई है इसको बनाकर उसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, हाउ वुड यू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आप इस पे आ जाए पेज नंबर 43 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन 43 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जहां हेडिंग दी हुई है उसके नीचे उसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के नीचे क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो इस फॉर्मूले के जरिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर, इस फॉर्मूले के जरिए भी कर सकते हैं या स्नेल्स लॉ के जरिए भी कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ मैंने आपको बताया था क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। आई क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आपने चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में पढ़ कर आए हैं, साइन, कोस, कॉस और टेंजेंट। सो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेंगे, डिवाइड कर देंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस तरह भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करते हैं उस लाइन का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
और उनका साइन लेकर डिवाइड कर देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या n आपके पास आ जाता है। सो पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देंगे और बता देंगे कि फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब। नेक्स्ट आपके पास है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन्स। इसमें स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे वो आपने लिख देने। पेज नंबर 4 नोट्स में भी मैंने लिखे हुए हैं, ये दोनों लॉज आ जाएंगे। जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो थ्योरी का पार्ट नहीं है, वो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, कि आप उन्हें कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया था। आप एक बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर पेपर थंब पिन से इंसर्ट करेंगे, फिर एक ग्लास स्लैब रखेंगे और वो पूरी ड्राइंग करेंगे, और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12.8 व्हाट इज मेंट बाय द टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी पेज नंबर 4 पे लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आल्सो एक्सप्लेन क्रिटिकल एंगल। इसमें सिर्फ आपने जो पहला पार्ट है डेफिनेशन का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो लिख देने क्या, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल नो रिफ्लेक्शन अकर्स, the entire light is reflected back into the denser medium, this is known as total internal reflection of light। so ये उसकी definition आ जाएगी। नेक्स्ट 12.9 स्टेट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पर मैंने नोट्स में मेरे से मिस हो गई है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस, लेकिन आपको याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 21 फिजिक्स लेक्चर नंबर 21 आप यूट्यूब चैनल पर जाकर जब देखेंगे फिजिक्स लेक्चर नंबर 21 मैट्रिक क्लास का, उसमें मैंने बोर्ड पर कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखी हुई है। मैं रिवाइज कर देता हूं जल्दी से, आप जाकर देख भी सकते हैं कि पहली कंडीशन क्या थी, द रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन ये थी। और सेकंड क्या थी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल सी। ठीक है, तो दो कंडीशंस आ जाएंगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब सबसे पहले क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, उसी तरह आप आ जाएंगे नोट्स के पेज नंबर 4 पर, एंड पर क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज द रिफ्लेक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सो ये क्रिटिकल एंगल की आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी। अब वो कह रहे डिराइव करें रिलेशन, एक फॉर्मूला डिराइव करें क्रिटिकल एंगल को निकालने का। ठीक है, सो पहले हम क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले से पहले हमें पता होना चाहिए स्नेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, स्नेल्स लॉ मैंने आपको बताया था क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। ठीक हो गया, साइन आई हो जाता है और आपके पास साइन आर हो जाता है। ठीक है, अब यहां से अगर आप रिलेशनशिप देखें तो साइन आई और एन के दरमियान बन रहा है डायरेक्ट रिलेशन। क्या बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, जिस तरह आप अगर लिखना चाहें इसको तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं कि n1 साइन थीटा 1, ठीक है, इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। अब n1 क्या है, n1 है आपके पास फर्स्ट मीडियम। ठीक है, जो आपके पास डेंसर मीडियम है, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम, और n2 आपके पास क्या है, रेयर मीडियम, जहां से लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में। ठीक है, और थीटा 1 आपके पास क्या है, थीटा 1 आपके पास है एंगल। ठीक है, जो एंगल बन रहा है, और थीटा 2 आपके पास जो दूसरा आपके पास एंगल बन रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो बन जाता है क्रिटिकल एंगल के इक्वल। ठीक है, जब आपने पढ़ी थी चीज, जब हमने देखी थी डायग्राम कि एक टाइम ऐसा आ रहा था जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया था 90 डिग्री। क्या हो गया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया था 90 डिग्री। ठीक है, सो इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास जो है थीटा 1 हो जाता है इक्वल किसके, क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, थीटा 1 किसकी बेसिकली होता क्या है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही हमने बताया ना क्रिटिकल एंगल, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल।
सो अगर हम यहां से देखें इसको रेस कर देते हैं, यहां से अगर हम देखें इसको, अगर हम कंडीशन देखें जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस या θ1 जिससे लाइट निकल रही है, θ1 किसके लिए? डेंसर मीडियम के लिए। सो θ1 बन गया है आपका क्रिटिकल एंगल बन गया। θ1 क्या बन गया? क्रिटिकल एंगल, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है ना थीटा, जो कि इंसिडेंट हो रहा है जाकर सरफेस पे या बाउंड्री पर, जो एयर और ग्लास की बाउंड्री। सो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास, ये है θ1। और इस केस में जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो गया तो ये θ1 हो गया किसके इक्वल? क्रिटिकल एंगल के इक्वल। ठीक है, अब देखें θ2 हो गया है 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया है? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं 1 मिनट के लिए मिटा देता हूं। अब देखें, हम θ1 की जगह पुट कर देते हैं साइन C, और N2 θ2 की जगह क्या पुट करेंगे? 90, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया और वो θ2 है, साइन 90। ठीक है, साइन 90 अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो उसका आंसर होता है 1। सो N1 साइन C इज इक्वल टू N2 इंटू 1। क्या हो जाएगा? N2 इंटू 1। हमने क्रिटिकल एंगल का एक रिलेशनशिप निकालना, उसने हमें कहा क्रिटिकल एंगल का रिलेशनशिप डिराइव करना। ठीक है, सो N1 यहां आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, साइन C इज इक्वल टू N2 ओवर N1। वही बात मैंने आपको बहुत दफा बताई है, हमें C की वैल्यू चाहिए, हमें साइन C की वैल्यू नहीं चाहिए। जिस तरह चैप्टर नंबर 11 साउंड में हमने लॉग आई की वैल्यू नहीं निकाली थी, हमने आई की वैल्यू निकाली थी, इसलिए हमने क्या लिया था? लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग। इसी तरह साइन को हटाने के लिए हम दोनों तरफ ले लेंगे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स को कैंसिल कर देगा, आंसर आ जाएगा C इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2 ओवर N1। ये आपके पास, इसको बेशक नोट भी करना चाहें तो नोट भी आप कर सकते हैं, या आ जाती है डेरिवेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर ऊपर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखा था। अगर आपने पेपर में इसको सॉल्व करना है तो आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, सो ये उसके बाद ये लिखेंगे N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। उसके बाद यहां इस पर आ जाएंगे कि θ1 क्या होगा? क्रिटिकल एंगल के इक्वल, और θ2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा। फाइनल रिलेशन क्या है आपके पास? C इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2 ओवर N1, वेयर N2 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम और N1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं आपके पास व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स। 12.1 डिस्क्राइब हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन लाइट प्रोपगेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मैंने आपको दिया हुआ है, आप आ जाएं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर आप आएंगे, ऑप्टिक फाइबर की हेडिंग दी हुई है। ठीक है, सो ये जो सारा लिखा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर का, ये लाइट पाइप से ऊपर ऊपर तक ये सारा डायग्राम के साथ हेडिंग्स बनी हुई है, ये आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन, पार्ट्स उसके, उसमें उसकी डायग्राम आएगी और एंड पे उसकी वर्किंग आ जाएगी। ठीक है, सो ये आपके पास ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइड टू अ लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ। इसमें इन तीनों की डेफिनेशन आ जाएगी। लेंस के केस में आएगी, मिरर वाली नहीं लिखनी, लेंस वाली लिखनी। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इलस्ट्रेट योर आंसर विद रे डायग्राम। ये भी डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 48। ठीक है, पेज नंबर 48 प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस में जो रे डायग्राम्स आएंगी 12.20 है कॉन्वेक्स लेंस की और 12.21 है कॉनकेव लेंस की। ये दोनों डायग्राम्स आएंगी और ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, पहली जो 4 लाइंस हैं उनमें लिखी हुई है कॉन्वर्जिंग लेंस के या कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, और लास्ट जो 4 लाइंस है उसमें लिखी हुई है कॉनकेव लेंस की प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, अभी आपने खुद ही देख लेंगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। पेज नंबर 49, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज।
इसमें यहां से आप शुरू करेंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, यहां से शुरू करेंगे इन मिरर्स 49 पेज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इसमें इसकी जो हेडिंग बनी हुई है, इसके नीचे जो पैराग्राफ है, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे और ये जो तीनों पॉइंट्स लिखे हुए ये भी लिखेंगे। उसके बाद जो फिगर 12.23 है ये भी बनाएंगे, बस यहां तक इसको लिखेंगे क्योंकि उसने कॉन्वेक्स लेंस में पूछी है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज की हेडिंग देंगे, सारा विथ 3 पॉइंट्स लिख देंगे और साथ में डायग्राम फिगर 12.23 ड्रॉ कर देंगे। वो किस तरह ड्रॉ करनी है वो भी आप जाकर लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने तरीका बताया हुआ। Next 12.15 with the help of a ray diagram how you can show the use of thin converging lens as a magnifying glass। कि हम कॉन्वर्जिंग लेंस को या कॉन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास किस तरह यूज कर सकते हैं, रे डायग्राम से बताएं। ये भी आपको बताया हुआ है पेज नंबर 55। ठीक है, पेज नंबर 55 आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। The object is placed nearer to the lens than the principal focus such that an upright, virtual and magnified image is seen clearly at 25 cm from the normal eye। ठीक है, so ये भी आप बना सकते हैं। एक और भी इसका आंसर हो सकता है पेज नंबर 51 पर। अगर आप आए पेज नंबर 51 पर आए, जो ई पार्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड एफ, आप क्या करें, आप ये डायग्राम बनाएं और नीचे लिखें व्हेन object is placed between lens and f the converging lens will act as a magnifying glass। ठीक है, आप ये ई लिखेंगे, ई पार्ट की जो डायग्राम है ये बनाएंगे, किस तरह बनानी है लेक्चर में बताएंगे। आपने क्या बताना है कि when object is placed between f and lens the convex lens will act as a magnifying glass। ये आगे भी है, इसका आंसर आगे नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो वहां भी इसको देख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास 12.16 A coin is placed at a focal point of a converging lens. Is an image is formed? What is its nature? ठीक है, so ये इसका क्या होगा, फोकल पॉइंट पे पड़ा हुआ कॉन्वर्जिंग लेंस के। इमेज इसका बिल्कुल बनेगा, कहां बनेगा, आइए दोबारा पेज नंबर 50 पर। ठीक है, पेज नंबर आपके पास 50 पर फोकल पॉइंट उसने बताया हुआ। फोकल पॉइंट के केस में जो आपके पास इमेज है वो फॉर्म नहीं होता। ठीक है, ये मिस्टेक होगी मेरे से, फोकल पॉइंट के केस में इमेज आपके पास फॉर्म नहीं होता। आप पेज नंबर 51 अगर देखें, पेज नंबर 51 पार्ट डी, जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे पड़ा हो तब इमेज फॉर्म नहीं होता। पेज नंबर 51 डी पार्ट, ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसको जो एरो बनाया हुआ है उसने उसकी जगह कॉइन, उसको कह देंगे एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, ये रे डायग्राम बनाएंगे और नीचे लिख देंगे नो इमेज इज फॉर्म बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट। ठीक है, सो इमेज जो है फोकल पॉइंट पर कॉन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस होगा तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये अगर आप नोट्स पर आ जाए, नोट्स में मैंने दिया हुआ है पेज नंबर 1, रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। रियल इमेज इट इज ऑब्टेन्ड ऑन द वॉल एंड द स्क्रीन, बताया गया आपको। वर्चुअल इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द वॉल एंड द स्क्रीन। सेकेंड, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। रियल इमेज सिर्फ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ही बनाते हैं। वर्चुअल इमेज इट इज फॉर्म्ड बाय बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स एंड लेंसेज। आपको पता है कॉन्केव मिरर रियल वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस जो है आपके पास, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर वो भी रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाते हैं। इसका मतलब है दोनों लेंस और दोनों मिरर्स वर्चुअल इमेज बनाते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर के केस में सिर्फ एक केस होता है जिसके केस में फोकल पॉइंट और लेंस या मिरर के दरमियान जब आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है तब वो क्या बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल आपको मैंने बताया इन्वर्टेड होगा हमेशा, वर्चुअल इट इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल हमेशा सीधा होगा। उसके बाद रियल इमेज आपको पता है इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर या लेंस बनता है, तो ये भी डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 12.18 हाउ डज अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाउ डज अ डाइवर्जिंग लेंस कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। सो ये भी मैंने देखे, जो मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी बात हो रही थी इसकी। ये डायग्राम बनानी है कि कन्वर्जिंग लेंस कब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा, कब, when the object is placed between f and convex lens a virtual image is formed। ठीक है, नीचे ये डायग्राम भी बनाई हुई है उसकी।
उसके बाद कॉन्केव लेंस नहीं बनाता रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं क्योंकि वो डाइवर्ट कर देता है आपके पास रेस को, तो वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट। पावर ऑफ लेंस पेज नंबर 49 पर आप आ जाएं। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। उसके बाद उसका डेफिनेशन फॉर्मूला 1/4 फोकल लेंथ, और यूनिट क्या है इसका, डायोप्टर या 1 मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट इसका डायोप्टर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी मैंने आपको रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, पेज नंबर अगर 46 पर आ जाए तो ये जो उसने डायग्राम बनाई हुई, जो कि मैंने भी बोर्ड पर बनाई थी, आपको समझाया था और बताया था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। ये कैलकुलेट आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, स्कूल आ जाएंगे तो जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो उसमें इसको कैलकुलेट भी आप थ्रू प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। सो वो प्रैक्टिकल का पार्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में ये डायग्राम आ जाएगी और ये सारा पैराग्राफ जो उसने लिखा हुआ है ये आ जाएगा, ठीक है, 46 और 47 पेज। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टर्म्स रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। ये अगर आप आ जाए पेज नंबर 55 पर, ठीक है, तो पेज नंबर 55 पर आपके पास रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, थीटा डैश ओवर थीटा, ठीक है, कि कितना कोई भी लेंस किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना मैग्नीफाई करके बता रहे हैं, वो उसकी क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला भी है m इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा, पेज नंबर 56 पर। उसके बाद नीचे रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन लिखी हुई है। रिजॉल्विंग पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत करीब करीब पड़े हुए हैं उनको डिफरेंशिएट करने की। और आपको पता है माइक्रोस्कोप यूज ही इसलिए की जाती है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का इमेज ऑब्टेन करने के लिए, इसलिए उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है। नेक्स्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये मैंने नोट्स में भी दी हुई है, बनवाई भी है आपको। सिंपल माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम आपके पास है पेज नंबर 55, ठीक है, पेज नंबर 55 फिगर 12.30b, ये आ गई सिंपल माइक्रोस्कोप की। उसके बाद पेज नंबर 57 12.32 फिगर, ये आ गई रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। उसके बाद आपके पास पेज नंबर 58 फिगर 12.34 रे डायग्राम आ गई रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, ठीक हो गया। नेक्स्ट 12.23 मेंशन्ड है द मैग्नीफाइंग पावर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये भी हमने फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया था, इनकी डेरिवेशन इस बुक में नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में जाकर पढ़ेंगे। पेज नंबर 56 पर आ जाएं, ठीक है, तो m इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। ये किसकी है, ये मैग्नीफाइंग पावर है सिंपल माइक्रोस्कोप की। उसके बाद पेज नंबर 57 m इज इक्वल टू एल ओवर एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी ओवर एफ ई, ये किसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद पेज नंबर 58 m इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई, ये किसका है फॉर्मूला मैग्नीफाइंग का पावर का, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। सो यही उसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट 12.24 ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन नॉर्मल ह्यूमन आई, पेज नंबर 59 इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई फिगर 12.35, ये फिगर आप बना देंगे, जो मैंने आप भी आपको बनाकर दिखाई थी, ये फिगर इसके आंसर में आ जाएगी। नेक्स्ट 12.25 व्हाट इज मेंट बाय टर्म्स नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस, हाउ कैन द डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया भी है नोट्स में। पेज नंबर 8 पर आ जाएं, पेज नंबर 8 के लास्ट पे डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफेक्ट्स ऑफ विजन की डेफिनेशन, फिर उसकी टाइप्स की, नियर साइटेडनेस की डेफिनेशन, फिर उसकी रीजन होती क्यों है, उसमें डायग्राम की हो क्या जाता है आई के लेंस को, ठीक है, मैंने बनाई हुई है। नेक्स्ट पेज पे उसकी करेक्शन कि उसको ठीक कैसे करते हैं, और फिर उसकी डायग्राम। नेक्स्ट फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, उसमें भी सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी रीजन, उसकी डायग्राम हो क्या जाता है लेंस को हाइपरमेट्रोपिया में, और फिर करेक्शन के उसको ठीक कैसे करते हैं। तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पेज नंबर 8 और 9 नोट्स में दिया हुआ है, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर अब हम मूव करते हैं। 12.1 पेज नंबर 66, a man raises his left hand in a plane mirror, the image facing him is raising his right hand, explain why। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने भी डेली लाइफ में देखा होगा जब आप शीशा देखते होंगे।
क्या आपको शीशे में अपना जो राइट हैंड है वो शीशे में लेफ्ट हैंड नजर आता है और लेफ्ट हैंड शीशे में राइट हैंड नजर आता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि मिरर जो है वो एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है या उल्टा इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। हमेशा जो प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर्स हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। इसलिए वो जो बंदा है वो अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड रेज कर रहा है और उसे मिरर में राइट हैंड नजर आ रहा है, बिकॉज जो इमेज है वो उल्टा बनता है मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो पेज नंबर 1 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 में इसका आंसर है a man raises his left hand in a plane mirror. The image facing him is his right hand. This is because the light rays are reflected from a mirror causes him to see an inverted image. कि रिफ्लेक्शन के बाद मिरर पे जो इमेज बन रहा है उसकी वजह से वो इन्वर्टेड है, इसलिए उसको अपना एक जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाई लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। ठीक है, इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका जो वर्क है दिस इज वर्क फॉर डे 24। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जिस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने डिस्कस की थी, ठीक है, ये ग्लास प्रिज्म में, उसमें क्या था कि एक लाइट रे आपके पास आ रही थी, ठीक है, बाउंड्री पर आकर उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल को चेंज किया। क्यों चेंज किया? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। और स्पीड ऑफ लाइट मैंने वर्क फॉर डे 23 में भी बताया क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम्स के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट वेरी करती है और स्पीड ऑफ लाइट वेरी करने की वजह से जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है, लाइट रे बेंड कर जाती है। So question number 4 का आंसर, reflection of light ray occurs at a boundary between two materials due to change in refractive index of two mediums. The speed of light is different in different mediums due to change in refractive index. ठीक है, कि वो आपके पास स्पीड चेंज हो जाती है जिसकी वजह से आगे डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई अ फिश underwater appears to be at different depth below the surface than it actually is. Does it appear deeper or shallower? ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये बुक में भी आपको दिया हुआ है पेज नंबर 42। ठीक है, 42 में अगर आप देखें पॉइंट टू पॉन्डर राइट साइड पर फर्स्ट में, उसमें अगर आप देखें एक्चुअल पोजीशन ऑफ फिश थोड़ी सी नीचे है आपके पास, ठीक है, और अपेरेंट पोजीशन ऑफ फिश थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि वो थोड़ी सी ऊपर है, डीप नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है। वो हमें क्यों लगता है? जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी पेंसिल वाली, जिसमें हमने एक ग्लास ऑफ वाटर में एक पेंसिल डिप कर दी थी, जिसमें क्या था, हमें ऐसा लगता था कि पेंसिल जो है वो टूट गई है, वो ग्लास के अंदर जाकर टूट गई है, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन उसकी जो लाइट की जो हमें लाइट नजर आती है अपनी आंख से जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे ब्रेन में इमेज बनाती है, उससे वो इस तरह लगती है क्योंकि लाइट का वही रिफ्लेक्शन वाली बात, एयर में स्पीड डिफरेंट है और वाटर में डिफरेंट है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आ गया, इस वजह से वो डायरेक्शन थोड़ी सी बेंड हुई भी लगती है। रियलिटी में पेंसिल टूटती नहीं है, बल्कि क्या होती है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बेंड हो जाती है। वो जो हमें लगता है लाइट रेज जो उस पर पड़ती है उनकी डायरेक्शन बेंड हो जाती है। जब वो बेंड होती है तो हमें पेंसिल भी ऐसा लगता है कि बेंड हुई। सो यही केस फिश में है कि फिश अंडर वाटर जब हम उसे देखते हैं तो एक होती है उसकी रियल डेप्थ और एक होती है उसकी अपेरेंट डेप्थ। क्या मैंने बताया? एक मैंने बताया रियल डेप्थ और एक मैंने बताया अपेरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ का मतलब ये हकीकत में फिश कहां पर प्रेजेंट है, हकीकत में आपके पास वो जो फिश है वो कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, हकीकत में फिश आपके पास इस पॉइंट पर प्रेजेंट है रियलिटी में, लेकिन हमें ऐसा लगता है, अपेरेंट का मतलब होता है हमें अपनी अपीयरेंस से, अपेरेंटली हमें ऐसा लगता है कि वो जो फिश है वो थोड़ी सी ऊपर है। फिश क्या है, थोड़ी सी आपके पास ऊपर आई है। ठीक है, सो ये आपके पास रीजन होती है, दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो फिश है वो थोड़ी सी शैलोअर है, यानी कि उसकी जो डेप्थ है, हमें असल में वो डेप्थ भी होती है लेकिन वो ऊपर लगती है, हमें थोड़ी सी शैलोअर लगती है। वो क्यों लगती है? बिकॉज लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती है हमारे लेंस से, तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें डायरेक्शन उसकी डिफरेंट लगती है। हकीकत में वो डीप होती है लेकिन हमें थोड़ी सी शैलोअर लगती है। ठीक है,
So a fish underwater appears to be shallower than it really is because of apparent depth where image seem to be formed due to refraction of light. Apparent depth कि हमें वो apparent depth पे जहां हमें लगती है वो थोड़ी सी ऊपर हमें लगती है, ज्यादा डेप्थ पे नहीं लगती, थोड़ी सी शैलो लगती है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ जो इमेज फॉर्म होता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से फॉर्म होता है, इसलिए हमें वो इस तरह से लगती है। आप फिगर में देख भी सकते हैं, पेज नंबर 42। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है वाई और वाई नॉट कॉन्केव मिरर्स आर सुटेबल फॉर मेकअप, कि क्यों कॉन्केव मिरर्स मेकअप के लिए सुटेबल आपके पास होते हैं। ठीक है, so concave mirrors are suitable for makeup as they act as a magnifier to form a large size erect images of objects when a person stands between principal focus and pole of the mirror। ठीक है, पोल इसे हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस जो हमारे पास फोकस पॉइंट होता है। अब होता क्या है, कॉन्केव मिरर्स एक केस में आपके पास विजुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान में आ जाता है। ठीक है, अब जो मेकअप करते हैं, ठीक है, जो आपके पास जो लेडीज मेकअप करती हैं वो जो मिरर यूज करती हैं वो कॉन्केव मिरर होता है। वो कॉन्केव मिरर इसलिए होता है क्योंकि मेकअप जो होता है उसको करने के लिए जाहिर बात है आपको डिटेल में आपकी जो स्किन है उसको आपको प्रॉपर देखना पड़ता है। अगर वो ना देखें तो आप सही तरह से मेकअप ना कर सकें, तो इसलिए क्या किया जाता है, वो जो कॉन्केव मिरर होता है, वो जो आपका चेहरा होता है जिस पर आप मेकअप कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, वो पोल ऑफ मिरर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखा होता है, जिससे एक मैग्नीफाई इमेज बनता है, बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, जब आप मिरर में देखते हैं फिर आपको थोड़ा सा अपनी शक्ल बड़ी नजर आती है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है या आपकी शक्ल है वो प्रिंसिपल फोकस और मिरर, पोल ऑफ मिरर के दरमियान है। इस वजह से वो कॉन्केव मिरर फिर उस केस में मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। जब वो मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं तो आप इजीली मेकअप कर सकते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि कॉन्केव मिरर्स आर सुटेबल फॉर मेकअप एज दे एक्ट एज अ मैग्नीफायर टू फॉर्म अ लार्ज साइज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा, ऑफ ऑब्जेक्ट्स का व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। नेक्स्ट है आपके पास व्हाई इज द ड्राइवर साइड मिरर इन मेनी कार्स कॉन्वेक्स रादर देन प्लेन और कॉन्केव। वो कह रहे हैं कि जो ड्राइवर के साइड मिरर होते हैं वो प्लेन क्यों नहीं होते और कॉन्केव क्यों नहीं होते, कॉन्वेक्स क्यों होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, अगर आप आए पेज नंबर 38 पर, ठीक है, सो आपको पता है जो कॉन्केव मिरर उसे कॉन्वेक्स मिरर कहा है। तो स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है, इनर नहीं होती बल्कि आउटर होती है। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर जो हम गाड़ी साइड मिरर्स यूज करते हैं कार्स में, वो कॉन्वेक्स मिरर रखे जाते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बड़ा इमेज, जो आपके पास इमेज है उसमें छोटा इमेज बनता है, बड़ा इमेज तो आपके पास कॉन्केव मिरर में बनता है। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वो जब पीछे से गाड़ी आ रही होती है वो साइज उसका स्मॉल होता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें साइड मिरर्स में तो जो व्यू होता है वो काफी बड़ा होता है, काफी वाइड व्यू होता है। अब ड्राइवर को बेसिकली यही चाहिए होता है, जब वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है तो साइड मिरर्स का पर्पस यही होता है कि पीछे वाली ट्रैफिक को देख सके, या आपको पता है पार्किंग के लिए भी साइड मिरर्स यूज होते हैं। सो कॉन्वेक्स इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स में एक तो स्मॉलर इमेज बनता है, छोटी सी छोटी डिटेल आप देख सकते हैं, दूसरा आपके पास वो वाइड होते हैं, काफी वाइड रेंज होती है उनकी, वो दूर से भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसका इमेज लाइट रेज की मदद से मिरर पे बना सकते हैं। तो हमें ये चाहिए था कि पीछे हम देखें साइड मिरर्स में कि कौन आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से फिर गाड़ी चलाएं। सो इसलिए उनको कॉन्वेक्स रखा जाता है कि उनकी रेंज जो होती है वो बहुत वाइड होती है। सो पेज नंबर 2 पर आए नोट्स में, द ड्राइवर साइड मिरर इन मेनी कार्स कॉन्वेक्स रादर देन प्लेन और कॉन्केव टू प्रोवाइड एन अपराइट, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, कि वो आउटवर्ड्स की तरफ कर्व होता है। ठीक है, आपको पता है जो उसकी आपके पास आउटर कर्व सरफेस होती है, यही हमने पढ़ा है उसमें कि जो आउटर कर्व सरफेस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर, वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, सो इसलिए उसको वहां पर आपके पास यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑप्टिशियंस टेस्टिंग रूम इज स्मॉल, he uses a mirror to help him test the eyesight of his patients. Explain why. आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो आईसाइट चेक करवाने का,
तो जिस कमरे में जाकर आप आईसाइट को चेक करते हैं, ठीक है, करवाते हैं, वो आपने देखा होगा कमरा बहुत छोटा होता है, ठीक है, और वहां पर उन्होंने एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स बनाया होता है जिसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं ABCDEFG, ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्हेन एन ऑप्टिशियंस जो के चेक करते हैं आपके पास नजर, टेस्टिंग रूम इज स्मॉल, उसका टेस्टिंग रूम बड़ा छोटा होता है, ही यूजेस अ मिरर टू हेल्प हिम टेस्ट द आई साइट ऑफ हिज पेशेंट, कि वो मिरर को यूज करता है पेशेंट्स की आई साइट को यूज करने के लिए। ऐसा क्यों है, ठीक है। सो इसका आंसर देखते हैं कि when an optician's testing room is small, it is difficult for him to check the eyesight of patient। अब जबकि वो small है, तो अगर तो है ही वो छोटा, और जहां पर उसने रखा हुआ है वो जो टेस्टिंग के लिए वो बॉक्स मैंने आपको बताया जिसके ऊपर वो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, अगर वो डिस्टेंस ही बहुत कम होगा तो फिर तो प्रॉपरली आईसाइट चेक नहीं हो सकती। अगर किसी की दूर की नजर कमजोर है या मायोपिया है उसको, तो फिर तो क्या होगा, फिर तो वो सही तरह से करीब के तो उसे ठीक नजर आ रहा है, उसको मसला तो दूर की नजर का है। और जब ऑप्टिशियन का टेस्टिंग रूम स्मॉल है, फिर तो वो उसको टेस्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करते हैं, वो मिरर यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। वो क्या लगा देते हैं, वो वहां पर मिरर लगा देते हैं। वो जो आपके पास वो स्लेट पड़ी होती है जो जिस पर ABCD आपके पास लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर देखें तो ये वो पड़ा, इसके आगे मिरर लगा देते हैं, ठीक है, मिरर लगा देते हैं, यहां पर लिखा होता है ABCDE इस तरह, ठीक है। अब मिरर से क्या होता है, मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है एट द डबल डिस्टेंस फ्रॉम वेयर इट इज प्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल ये पड़ा हुआ है एट 5 सेंटीमीटर, ये मिरर इस जो ऑब्जेक्ट जिसका उसने इमेज बनाना है, जो कि वो टेस्टिंग एरिया है जहां से पढ़ना है पेशेंट ने, रीड करना है, वहां से 5 सेंटीमीटर पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास लगा दिया गया है मिरर, ठीक है। अब देखिए जो इमेज बनाता है मिरर हमेशा वो बनाता है एट डबल डिस्टेंस जहां पर वो पड़ा होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट यहां 0 पे पड़ा हुआ है, 5 सेंटीमीटर तक मिरर पड़ा हुआ है, तो जो इमेज बनेगा वो 10 सेंटीमीटर तक बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रेंज जो है वो डबल हो गई है। अब अगर कोई बंदा है उसको 5 सेंटीमीटर या फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर तक नजर नहीं आता, ठीक है, उससे आगे अगर कोई चीज चली जाती है तो उससे दूर नजर नहीं आता, तो अब उसके लिए अगर वो 25 पे पहले पड़ा हुआ था और मिरर लगा दिया 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है, तो अब जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, वो बनेगा 50 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। तो वो रेंज डबल हो गई। तो अब वो जो ऑप्टिशियन है वो आराम से पेशेंट की आई साइट को चेक कर सकता है कि इसको दूर कितना दूर तक नजर आ रहा है, कितना दूर तक सही नजर आ रहा है। और फिर आपको पता होगा उनके पास लेंसेज पड़े होते हैं, वो डिफरेंट लेंसेज को लगाकर चेक करके पूछते हैं कि इससे सही नजर आ रहा है या इससे, फिर दूसरा लगाते हैं इससे सही आ रहा है या इससे, फिर कंपेयर करवाते हैं दोनों को कि उन दोनों में से किससे अच्छा नजर आ रहा था। बेसिकली वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे होते हैं कि कहां जाकर वो रेटिना पे सही तरह आपका इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। सो आंसर इसका देखते हैं, when an optician's testing room is small, it is difficult for him to check the eyesight of patients, so he uses a plane mirror, ठीक है, वो प्लेन मिरर यूज करता है। मैंने यहाँ कर्व बना दिया, वैसे ज्यादातर प्लेन मिरर ही यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया प्लेन मिरर, बिकॉज प्लेन मिरर्स इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड द इमेज, कि वो पेशेंट और इमेज के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर देते हैं। द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस इज टू सी हाउ डिस्टेंस अफेक्ट्स द आईसाइट, कि कितना डिस्टेंस से कितना आपको नजर आ रहा है। ज्यादा डिस्टेंस पे अगर नहीं नजर आ रहा फिर वो लेंस लगाकर चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ डज द थिकनेस ऑफ अ लेंस अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी जब हमने अकोमोडेशन पढ़ी थी। थिकनेस का मतलब ये होता है, एक ये आपके पास लेंस है, ठीक है, इसकी थिकनेस कम है, एक ये आपके पास लेंस है जिसकी थिकनेस ज्यादा है। अब इन दोनों में मेजर फर्क क्या है, इन दोनों में मेजर फर्क है कर्वेचर का। जैसे ही आप थिकनेस को बढ़ाते हैं लेंस की, कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही आप लेंस की थिकनेस बढ़ाते हैं कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है। जैसे दूर के ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो कर्वेचर कम हो जाता है, और जब करीब के ऑब्जेक्ट को देखते हैं कर्वेचर बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो थिकनेस बढ़ाने से लेंस की कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है, कर्वेचर इंक्रीज करता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। सो थिकनेस बढ़ाने से कर्वेचर इंक्रीज करता है और कर्वेचर इंक्रीज करने से फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो थिकनेस बढ़ाने से फोकल लेंथ
कम होगी, क्योंकि कर्वेचर ज्यादा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। So if thickness of a lens is increased, its curvature and power is increased. As a result, its focal length will decrease. Power का क्या फॉर्मूला पड़ा था आपके पास? 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पावर ज्यादा हो जाती है थिकनेस बढ़ाने से और फोकल लेंथ कम हो जाती है, ठीक है? फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा, सो फोकल लेंथ विल डिक्रीज। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस विल कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? ये बहुत दफा डिस्कस कर लिया, ये आपने सिंपल यहां से लिख देना जब f और लेंस के दरमियान होगा। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज दैट इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? आपको पता है जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है, कॉन्वेक्स लेंस से 2f पर होता है, तो इमेज भी कहां बनता है? 2f पर बनता है, और सेम साइज का बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, सेम साइज का। अगर देखना चाहें पेज नंबर 50b, ऑब्जेक्ट एट 2f, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बन रहा है, मैंने बनाया हुआ भी। नीचे देखें, द इमेज इज 2f, इमेज का बन रहा है 2f पर, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यही उसने पूछा था। नेक्स्ट, why do we use refracting telescope with larger objective lens of large focal length? मैंने आपको बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम, आई पीस की ज्यादा, लेकिन सिंपल टेलीस्कोप में आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और आई पीस की कम होती है। क्यों? ये मैंने उस वक्त भी रीजन बताई थी, क्योंकि टेलीस्कोप में दूर से ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर हैं, बहुत फार अवे हैं, वहां से लाइट को कैच करना है। अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को कम कर देंगे तो वो तो फोकस ही नहीं कर पाएगा प्रॉपर, वो लाइट रेस को गैदर ही नहीं कर पाएगा दूर, वो तो बड़े शॉर्ट डिस्टेंस पे गैदर कर लेगा। हमें तो दूर के ऑब्जेक्ट्स का इमेज चाहिए, इसलिए फोकल लेंथ को ज्यादा रखा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस की इन केस ऑफ टेलीस्कोप, कि वो बहुत दूर तक लाइट रेस को क्या कर ले, कैच कर ले और फिर फाइनल इमेज बना दे, ठीक है? So in refracting telescope, we use objective lens of large focal length as to gather the light rays from distant objects. Distant मतलब दूर के objects. It not only makes the object visible but also increases the resolving power of telescope. ठीक है? कि वो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर के अगर दो स्टार्स हैं तो उनको वो डिफरेंशिएट करके भी बता देगा। सो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाने से रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज कर जाती है। सो यहां पर आपके एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। आज का आपका लेक्चर भी यहां पर कंप्लीट हुआ। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी इन दिस लेक्चर, you can contact us through a number which will be given to you at the end of this video. इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में सॉल्व किया जाएगा। आज के लेक्चर हमारे यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।